नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से जुड़े बेहतरीन सवालों का है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज का इस सेशन के अंतर्गत हमारा जो पेपर है वो अगस्त 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जीके एंड हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का जो पेपर आयोजित करवाया था, तो उस पेपर में पूछे गए हम 30 सवालों का डिस्कस करेंगे। और ये पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैक्चुअल और आपको कंसेप्चुअल सवाल देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से हम नियमित इस सेशन का डिस्कस करते आ रहे हैं, उसमें आपने रटे रटाए प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं ऐसे देखे होंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ नए प्रश्न भी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से देखने को मिलेंगे। तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखिए। और आपसे माफी चाहूंगा, आज का जो वीडियो है वो काफी लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको नियमित रूप से ये कंटेंट है वो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस सवाल में से आपके ये जो 30 सवाल है इसमें आपने कितने सवालों का सही से है वो जवाब आप दे पाए हैं। तो ये वीडियो के अंत में आप जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध के विराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान है वो कौन से थे? विराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी, बड़नगर, आजपुर, भूरी, भैंसलाना, विराट, जोधपुरा, गणेश्वर, बालेसर, लाटा, विराटनगर, अहिरवाला और नागौर। तो इसमें विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। बौद्ध मठ है और अशोक स्तंभ है, ये आपके विराट से प्राप्त होते हैं, और इन्हीं के आधार पर राजस्थान में और भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसमें जयपुर का विराट है, ये तो है ही। इसके अलावा दौसा का लालसोट, शेरगढ़ बारां का और नगरी चित्तौड़ का है, ये भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान माने गए हैं। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विराट का बौद्ध मठ है और अशोक स्तंभ है। ठीक है। इसके अलावा विराट से भाबरू शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, और बौद्ध धर्म से संबंधित गोल, चैत्य गृह इत्यादि कई अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विराट में बौद्ध धर्म का भी विराट एक महत्वपूर्ण है वो केंद्र रहा था। और विराट में जो अशोक का भाबरू शिलालेख है उसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने सर्वप्रथम की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि एक जो झालावाड़ में कोलवी की गुफा है, तो कोलवी की बौद्ध गुफाएं ये भी बौद्ध धर्म का एक अवशेष के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपके बौद्ध धर्म के जो धर्म प्रचारक हैं उनकी गुफाएं हैं वो मिली हैं। इसके अलावा हम बात करें दौसा की, तो दौसा में जो लालसोट है, इसके अलावा भांडारेज से भी हमें बौद्ध धर्म के अवशेषों की यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है विराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित आपको करना है, और नीचे दिए जो कूट है इसकी सहायता से सही विकल्प तक है वो आपको पहुंचना है। तो देखिए, बाबाई, तारागढ़ और अचलगढ़, जरगा। तो बाबाई, यहाँ पर ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, इसको डिलीट किया गया है आरपीएससी ने अपनी आंसर की में। तो देखिए, बाबाई है ये कुछ पुस्तकों में आपको जयपुर में भी दिया हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तविक रूप से ये झुंझुनू में स्थित है और इसकी ऊंचाई है ये 780 मीटर है। ठीक है, तो बाबाई जो पर्वत चोटी है ये कहाँ पर है? झुंझुनू में 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसलिए झुंझुनू यहाँ पर कहीं पर भी विकल्प में नहीं है, तो ये सवाल है वो डिलीट किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर इन विकल्पों पे माने तो यहाँ पर जयपुर से इसको है वो सुमेलित कर सकते हैं। तारागढ़ की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 873 है, मध्यवर्ती अरावली में ये फैली हुई है अजमेर में। ठीक है, 873, और ये आपकी कहाँ पर है? अजमेर में है। अचलगढ़ ये सिरोही की है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है,
और जरगा ये आपकी उदयपुर में स्थित है और 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। जरगा के संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि उदयपुर राजसमंद की जो पर्वत चोटियां हैं, उदयपुर राजसमंद की पर्वत चोटियों में जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? जरगा है, 1431 मीटर। बाकी दक्षिणी राजस्थान की या सिरोही की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर, ठीक है। 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। कर्नल जेम्स टोड ने इसी गुरु शिखर को संतों के शिखर की संज्ञा है वो दी है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको और सुमेलित करना है। यहाँ पर उद्गम स्थान दिए हुए हैं, आगे रिवर्स दी हुई है, नदियां दी हुई है कि कौन सी नदियों का उद्गम स्थान है, वो कहाँ पर है, कहाँ से इन नदियों का उद्गम है वो होता है। तो देखिए खमनोर की पहाड़ियां से आपकी बनास नदी, ये राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास को वर्ण आशा और वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। बेराट की पहाड़ियां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बेराट की पहाड़ियां जयपुर और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा और एक महत्वपूर्ण नाम है इसका रुंडित सरिता, ठीक है। तो किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है? तो ये बाणगंगा नदी को। खंडेला की पहाड़ियां से आपकी कांतली नदी का उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर में, ठीक है। और इसी कांतली नदी पर आपकी गणेश्वर सभ्यता है वो पनपी हुई है। सेवर की पहाड़ियों की बात करें तो साबी नदी, सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। इसे साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 में 3 है तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही और सटीक आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम है। नागौर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर और जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर। तो देखिए प्रश्नों को आपको जब भी पढ़े तो कुल जनसंख्या वाले जिलों को आप देखेंगे तो सर्वप्रथम आप जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर इस प्रकार से ज्यादातर मोस्ट चांस यही रहता है कि आप इस प्रकार के सवालों को है वो चूज कर देते हैं। लेकिन आप प्रश्नों को जब भी पढ़े तो ध्यानपूर्वक पढ़े, इस प्रकार की सिली मिस्टेक्स है इसकी संभावना बेहद ज्यादा रहती है। तो देखिए यहाँ पर आपको आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम का मतलब होता है, यानी कि हिंदी में कहे, इंग्लिश में इसको कहे तो असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि कम से ज्यादा की ओर, और अवरोही क्रम का मतलब होता है ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। तो आरोही क्रम पूछा है तो पहले आपको बताना है कम और उसके बाद में ज्यादा। तो जब भी आरोही क्रम पूछे तो आप लास्ट से शुरू करेंगे अवरोही क्रम में, तो आपको अच्छे से है वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ आरोही क्रम पूछा है तो हम लास्ट में शुरू करेंगे, यानी कि लास्ट में अधिक किसकी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नागौर, अलवर, जोधपुर और जयपुर। तो सर्वाधिक अगर जनसंख्या वाले अगर जिले की बात करें तो जयपुर में जनसंख्या है वो आपकी सर्वाधिक है। या घनत्व नहीं पूछा है, केवल जनसंख्या पूछी है। घनत्व की दृष्टि से भी जयपुर आपका पहले नंबर पर है, ठीक है। तो जयपुर में जनसंख्या की बात करें तो 66 लाख और 26,000 के समथिंग जयपुर की आपकी जनसंख्या है, ठीक है। यानी कि 60 लाख से अधिक जनसंख्या वाला राजस्थान का मात्र एकमात्र जिला है जयपुर है, ठीक है। उसके बाद में 36, तो आप ध्यान में रखेंगे 66, 36, 36 और 33, ठीक है। तो ये सर्वाधिक आपके क्या है जनसंख्या वाले जिले हैं। अगर बात करें जोधपुर की, जोधपुर की है 36 लाख और 87,000। इसके बाद में आता है अलवर की, तो अलवर की 36 लाख और 74,000 है। और नागौर की है वो 33 लाख और 7,000 के समथिंग जनसंख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों का हमने पिछले सेशन में भी आपको डिस्कस किया, बताया, ठीक है। तो 66, 36, 36 और 33 इनको आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से देखा जाए तो अवरोही क्रम है, और जयपुर से स्टार्ट किया जाए तो आपका यहाँ पर नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर की दृष्टि से देखें तो इसका आरोही क्रम हो जाता है। और जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर हम करेंगे तो ये इसका अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ज्यादा से कम की ओर। नेक्स्ट है 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। सीकर के कूदन में, चूरू मलसीसर में, जयपुर चोमू में, अजमेर पुष्कर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा।
अक्टूबर 1925 में अजमेर पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन है वो आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रह जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो अधिवेशन तो हुआ था अक्टूबर 1900 कब 25 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह ने। ठीक है, तो कृष्ण सिंह ध्यान में रखेंगे, भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। अक्टूबर 1925 में आपकी कहाँ पर आयोजित हुई थी, अजमेर पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन है वो हुआ था। सीकर के कूदन की बात करें तो सीकर में कूदन हत्याकांड है, ये आपका 25/4/1935 को हुआ था। ठीक है, 25 अप्रैल 1935 को सीकर के कूदन जो हत्याकांड है वो हुआ था, जिस पर यहाँ के जो कोतवाल ने, पुलिस वालों ने, राजकीय पुलिस ने किसानों पर है वो गोलियां चला करके काफी किसानों को मौत के घाट उतार दिया था। 25 अप्रैल 1935 की घटना है। और इससे एक साल पहले 25 अप्रैल 1934 में सीकर में लगभग 10,000 महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे कटरा थल सम्मेलन के नाम से है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर अजमेर पुष्कर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, जैसलमेर, बूंदी, बीकानेर और धौलपुर। तो बीकानेर और चूरू ये दो राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोधपुरी छापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है महाराजा केसर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा उदय सिंह और महाराजा सुमेर सिंह। तो इस सवाल को आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया है, क्योंकि इसका कारण ये है कि वैसे जोधपुरी छापा है इसकी शुरुआत तो महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। जसवंत सिंह ने इस प्रकार के छापे पहनने की शुरुआत है वो की थी, लेकिन उसके बाद में महाराजा जो सुमेर सिंह है ये भी जोधपुरी छापा को है वो काफी महत्व दे रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि भाई जितना प्रसिद्ध जसवंत सिंह ने किया था उतना ही प्रसिद्ध है वो सुमेर सिंह ने किया। तो किसी एक पर्टिकुलर शासक को हम नहीं कह सकते कि इसके लिए ये प्रसिद्ध रहा था। तो इसमें कंट्रोवर्शियल है जसवंत सिंह और सुमेर सिंह, इसीलिए इस सवाल को है वो डिलीट किया। अगर किसी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में ये दोनों ही ऑप्शन दे दिया जाए तो ये डिलीट हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाए तो आप इनको कोई एक में से जसवंत सिंह या सुमेर सिंह कोई एक ऑप्शन मिले तो, या दोनों में से कोई आप एक मिले तो एक को आप चूज है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जोधपुर में और भी काफी पगड़ियां है वो प्रसिद्ध हैं, जैसे यहाँ की जो तख्तशाही पगड़ी है, तख्तशाही, इसके अलावा विजय शाही पगड़ी है, जसवंत शाही पगड़ी, विजय शाही पगड़ी, तख्त शाही पगड़ी और खिड़कियां पाग, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि खिड़कियां पाग कहाँ की प्रसिद्ध है। तो खिड़कियां पाग भी आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। कोकरू है ना कि गोकरू। यहाँ पर जहां पर आपको कंफ्यूजन लगे वहां पर इंग्लिश वाला आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी हिंदी में भी कोई मिस्टेक हो जाती है तब आपको इंग्लिश वाला वर्ड है वो देखना होता है। ठीक है, ताकि इस प्रकार से आप मिस्टेक से बचें। और अगर हिंदी में मिस्टेक हो जाती है तो इंग्लिश वाला अगर वर्ड सही होता है तो फिर आपको किसी भी प्रकार का आपका ऑब्जेक्शन भी स्वीकार है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ गोकरू नहीं है, कोकरू आभूषण पूछा है। तो कोकरू आभूषण कान का आभूषण होता है। ये बेसिकली एक झुमका जिस प्रकार से महिलाएं कानों में पहनती है उसी प्रकार से झुमके की तरह होता है और पुरुषों के द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। पुरुष देखिए मुर्की भी कानों में पहनते हैं और मुर्की के अलावा एक जो आभूषण है ये वर्तमान में इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन हमारी एक दो पहले की जो पीढ़ियां हैं वो इस प्रकार के कोकरू जो आभूषण है वो कानों में है वो पहनते हैं और कहीं कहीं पर इसी आभूषण को गोकरू भी कहते हैं। लेकिन राजस्थान की अगर कल्चर में देखा जाए तो गोखरू आभूषण है, इससे संबंधित कई बार सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, गोखरू आभूषण है ये आपका हाथों का कलाई का आभूषण है। ठीक है, तो जहां गोखरू आ जाए तो आप क्या बताएंगे, कलाई बताएंगे, और कोकरू आ जाए तो आप बताएंगे कान। ठीक है, तो कान में मुर्की हो गई। इसके अलावा कोखरू एक लूंग भी आभूषण कान का ही है। ठीक है, लूंग। ठीक है, लूंग। इसके अलावा झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया
ये आपके कान के आभूषण है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा गर्दन के आभूषण में चंपाकली काफी बहुत बार पूछा जाता है। गले का गर्दन का आभूषण है चंपाकली है। इसके अलावा आपकी जो तेवटिया है, तीमणिया है, मांदलिया है, ये आपके गर्दन में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 200 से 50 ईसा पूर्व, 400 से 100 ईसा पूर्व या 700 से 200 ईसा पूर्व। तो जो प्राचीनतम पंचमार्क जो सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, ये आपके 800 से लगा करके 500 ईसा पूर्व तक के हैं। देखिए, अगर बेराट की बात करें तो बेराट में 36 टोटल जो मुद्राएं मिली हैं, इसमें 28 तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं और 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं वो मिली है। ठीक है, तो ये जो पंचमार्क मुद्रा है, इसका जो समय काल है, ये 800 ईसा पूर्व से लगा करके 500 ईसा पूर्व तक ये प्रचलन में है वो रही थी। ठीक है, तो ईसा पूर्व आपसा इस प्रकार से उल्टा है वो चलता है। 800 से 500 आएगा, 500 से 400, 200, 300 और 100। ठीक है, और इसके बाद में आपका पहली सदी, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से आगे है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन काल जो पंचमार्क सिक्के हैं, तो पंचमार्क सिक्के किस प्रकार से होते हैं? पंच और मार्क। ठीक है, तो पंच का मतलब होता है ठप्पा लगाना। इसे आहत मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, आहत मुद्रा भी इन्हें कहते हैं। तो पंचमार्क यानी कि किसी धातु का, जो सोना हो गया, चांदी हो गया या तांबा हो गया, इस प्रकार से पहले धातु लिए जाते हैं और चौकोर धातु पर ठप्पे लगाए जाते थे विभिन्न प्रतीकों के। किसी राजा महाराजाओं का भी, कोई राष्ट्रीय ध्वज का भी प्रतीक हो सकता था, किसी राजा का भी फोटो हो सकता था, आइकन हो सकता था। तो उस प्रकार से जो ठप्पे लगा करके जो मुद्राएं हैं, वो धातु की मुद्रा जो विनिमय में प्रयोग की जाती थी, तो उस मुद्रा को पंचमार्क या आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पंचमार्क मुद्रा इस प्रकार से, आहत मुद्रा आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका जो समय काल है, ये 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है वो एक इसका राइट आंसर है वो माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 से कितने पृष्ठों पर स्त्रियों की सामाजिक और आरक्षित, मतलब स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? तो त्याग भूमि जो समाचार पत्र है, ये 64 पृष्ठों का समाचार पत्र हुआ करता था और इसके 64 पृष्ठों में से 16 इनके जो पेज हैं, वो स्त्रियों के लिए सामाजिक जागृति, जो सोशल अवेयरनेस है, इसके लिए रिजर्व रखे गए थे, आरक्षित रखे गए थे कि इनके 16 पृष्ठों में केवल ऐसी ही न्यूज छापी जाएगी जो स्त्रियों को है वो जागृति करे, उनको अवेयरनेस है वो उनमें फैलाए। ठीक है, तो सोशल जागृति स्त्रियों में फैलाने के लिए 16 पेज इनके लिए आरक्षित किए थे। और इस समाचार पत्र की बात करें तो उसके संपादक कौन थे, कब से प्रकाशित होने लगा और कहां से प्रकाशित हुआ करता था, तो इस प्रकार की बेसिक जो जानकारी आपके होनी चाहिए। इतना डीपली अगर सवाल पूछा है तो बेसिक जानकारी तो हर सवाल में पूछी ही जाती है। तो त्याग भूमि जो समाचार पत्र है, ये 1927 से प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। इसके जो संपादक हैं वो गांधीवादी विचारधारा के आपके व्यक्ति हरिभाऊ उपाध्याय इसके संपादक हैं वो रहे थे। ठीक है, और हरिभाऊ उपाध्याय आपको पता ही होगा कि ये आपके अजमेर के मुख्यमंत्री भी रहे थे एकीकरण के दौरान। ठीक है, तो हरिभाऊ उपाध्याय 1927 से, और इसका प्रकाशन कहाँ से किया था, तो इसका प्रकाशन होता था आपका अजमेर से। और राजस्थान में मोस्टली जो समाचार पत्र है वो आपके अजमेर से ही पब्लिश होते थे। तो यहाँ राइट आंसर विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का सेकंड जो फेज है वो किसकी वित्तीय सहायता से है वो प्रारंभ किया गया था? कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, जापानी अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर है, जापानी कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे JICA यानी कि जायका के नाम से जाना जाता है। और इसी के माध्यम से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना
जो राजस्थान के 10 पश्चिमी मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले, यानी कि राजस्थान के टोटल 15 जिलों में ये परियोजना है वो शुरू की गई थी। और राजस्थान के 7 अभ्यारण्यों को भी इस परियोजना में आपका शामिल किया गया था। ठीक है, इसके साथ में एक और कंफ्यूजन वाला जो पोर्शन है, कुछ आपके कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले। हमने पिछले एक पेपर में डिस्कस किया था जिसमें ये पूछा था कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है। ठीक है, तो उसमें वैसे बोर्ड ने, आरपीएससी ने अपनी जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें तो उसका सही आंसर है वो क्या माना था, जायका माना था, यानी कि जापान जायका के सहयोग से। लेकिन उसका अगर ऑथेंटिकली देखा जाए तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता जो विकास परियोजना है वो आपकी जापानी से, यानी कि जापान की जो जायका है इसके सहयोग से स्टार्ट नहीं की थी, वो आपकी की थी फ्रांस के सहयोग से। एएफडी फ्रांस के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ये राजस्थान जैव वानिकी एवं जैव विविधता जो परियोजना है ये तो की गई थी आपका जायका के सहयोग से स्टार्ट। और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता के बाद में जहां पर विकास आ जाए, डेवलपमेंट आ जाए, ठीक है, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये आपका एएफडी फ्रांस के सहयोग से है वो स्टार्ट किया गया है। और ये राजस्थान के 13 जिलों में है वो संचालित किया जा रहा है। तो ये चीजें विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना कहीं जापानी जायका के सहयोग से भी पढ़ा है तो आप इसको क्लियर करके जापान की बजाय फ्रांस, एएफडी फ्रांस के सहयोग से आप पढ़ें। इसके अलावा जायका जापान के सहयोग से राजस्थान में वर्तमान में 2 योजना राजस्थान में है वो वित्त पोषित इसके द्वारा की जा रही है, जिसका नाम है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका विकास परियोजना और एक है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। तो जल क्षेत्र आजीविका सुधार और फ्लोरोसिस जो निराकरण परियोजना है ये भी जायका के सहयोग से ही राजस्थान में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी। तो ये आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवाह और शाकंभरी के चौहान। तो ये आपकी शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। चंदन राज ये चौहान वंश के शासक थे और इन्हीं की रानी रुद्राणी जो कि पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। तो देखिए आप 1000 दीपक जलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, महादेव की एक बहुत बड़ी ये आपकी भक्त थी। ठीक है, तो ये चंदन राज जो कि चौहान वंश का शासक था सांबर का, इनकी रानी थी जिनका नाम है रुद्राणी। ठीक है, तो इस बार इसकी ये जो चंदन राज है ये नाम आपसे पूछ लिया जाए कि चौहान वंश की चौहान के किस शासक की जो रानी थी, चौहान वंश के किस शासक की रानी जो कि पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी, तो आप बताएंगे चंदन राज की। और उस रानी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो उस रानी का नाम है रुद्राणी। तो ये चीजें आपको प्रश्नों में से ही प्रश्न आपके किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं वो भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा शाकंभरी के चौहानों की बात करें तो चौहानों की अगर सर्वप्रथम जो उत्पत्ति या इनका मूल स्थान माना जाए तो वो शाकंभरी या शपादलक्ष माना जाता है। और शाकंभरी के जो वासुदेव चौहान है, ठीक है, तो ये चौहानों के आदि पुरुष माने जाते हैं। 551 ईस्वी के आसपास में इन्होंने शाकंभरी में आपका जो सांबर झील है ये आपकी बनवाई थी और यहीं से इन्होंने चौहान वंश की वो नींव रखी थी। ठीक है, तो ये शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उनका नाम बदलकर रखा गया। ब्रज जया समिति, प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद और जमींदार किसान सभा। तो देखिए भरतपुर प्रजामंडल का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, तो ये चीजें हैं। और ये तो आपको याद ही होगा कि भरतपुर प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है ये आपकी रेवाड़ी में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर, रेवाड़ी। रेवाड़ी आपका हरियाणा में आता है। ठीक है, तो रेवाड़ी में की गई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। और
रेवाड़ी में जो स्थापना की गई थी वो स्थापना कब हुई? तो ये प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, मार्च 1938 में रेवाड़ी में की गई और इसके अध्यक्ष है वो गोपीलाल यादव को बनाया गया। रेवती शरण उपाध्याय और ठाकुर देश राज है इसके उपाध्यक्ष बने थे। अब 1938 में ये प्रजामंडल की स्थापना तो राजस्थान से बाहर यानी कि हरियाणा में जाकर कर दी, लेकिन राजस्थान से यहाँ की जो स्थानीय भरतपुर के जो शासक थे इन्होंने इसको मान्यता प्रदान है वो नहीं की थी। ठीक है, तो कई सालों तक इसके लिए है वो संघर्ष चला, लगभग 2 सालों तक संघर्ष चला और इसके कई नेताओं को, कई समर्थकों को, व्यक्तियों को और किसानों को है वो ठाकुर के द्वारा, यहाँ के शासकों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जेल में भी डाल दिया गया था और अंततः इस राज्य के द्वारा यानी कि प्रजामंडल के नेता और भरतपुर राज्य के द्वारा है वो समझौता कर लिया गया था दिसंबर 1940 में। ठीक है, दिसंबर 1940 में समझौता किया और इस प्रजामंडल को है वो इसका पंजीकरण किया गया, इसको मान्यता प्रदान की गई और जो कैदियों के रूप में प्रजामंडल के व्यक्तियों को और किसानों को बंद किया था उनको भी एक सशर्त रिहा कर दिया गया और इस प्रजामंडल का जो नाम है वो भी चेंज कर दिया था और ऑथेंटिकली इस प्रजामंडल का जो नाम है वो प्रजा परिषद किया गया था। ठीक है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, प्रजा परिषद कर दिया और इसी प्रजा परिषद का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक, यानी कि दिसंबर 1940 और 1941 के मध्य आपका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? भरतपुर में हुआ था। अध्यक्षता की थी जयनारायण व्यास ने। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर बात करें आरपीएससी के प्रोविजनल आंसर की गई तो आरपीएससी ने इस आंसर की में भरतपुर प्रजा परिषद माना है, लेकिन हम ऑथेंटिक बुक की बात करें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप ऑथेंटिक बुक देखेंगे तो वहां पर आगे भरतपुर कहीं नहीं है, केवल प्रजा परिषद है और यहाँ पर भी विकल्पों में 2 दे दिए हैं, प्रजा परिषद और भरतपुर प्रजा परिषद। तो इसलिए इसका सही जो आंसर है वो ऑथेंटिकली प्रजा परिषद है, ना कि भरतपुर प्रजा परिषद। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं, भरतपुर की अगर बात करें तो एक बार ये भी सवाल पूछा था कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई। एक था भरतपुर प्रजामंडल और एक है भरतपुर राज्य प्रजा संघ। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 1928 में भरतपुर में हुई थी गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में और जो ठाकुर देश राज है वो इसके अध्यक्ष है वो सचिव इसके बने थे। ठीक है, उसके बाद में पंडित नेहरू की प्रेरणा से भरतपुर में मैंने आपको बताया भरतपुर कांग्रेस मंडल की 1937 में स्थापना हुई। उसके बाद में मार्च 1948 में भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो भरतपुर में ना होकर के कहां पर की गई, रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी, क्योंकि भरतपुर में इन लोगों को है वो निष्कासित कर दिया था, यहाँ पर रहने ही नहीं दिया जा रहा था। तो इसलिए ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय और आपके गोपीलाल यादव इन्होंने मिलकर के रेवाड़ी में मार्च 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की और इसके बाद में 23 दिसंबर 1940 को राज्य द्वारा प्रजामंडल से समझौता करके जितने भी जो कैदी थे उनको रिहा किया और जो भरतपुर प्रजामंडल है इसका नाम है वो प्रजा परिषद रख दिया और इसी प्रजा परिषद का 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1941 को जोधपुर के जो जयनारायण व्यास है इसकी अध्यक्षता में इसका पहला सम्मेलन है वो भरतपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वाद विवाद शैली में लिखे गए चोपड़ा संबंधित हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था चोपड़ा के बारे में, लालदासी संप्रदाय, अमिशनई, निष्कलंकी और निम्बार्क। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है चोपड़ा ग्रंथ है ये किस शैली में लिखे गए हैं, तो ये वाद विवाद यानी कि डिबेट स्टाइल में लिखे गए हैं और ये आपके किसने लिखे थे, तो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन है, संत मावजी हैं। ठीक है, तो संत मावजी ने चोपड़ा जो लिखा है वो आपका वाद विवाद शैली में लिखा गया है और मावजी को भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है कल की अवतार के रूप में भी मावजी को मान्यता प्राप्त है, इन्हें कल की अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, और डूंगरपुर का एक स्थान है शाबला ग्राम, तो इस शाबला ग्राम में संत मावजी का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जो बेणेश्वर धाम है इसी बेणेश्वर धाम पर
मावजी को है वो क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बेणेश्वर धाम की भी स्थापना संत मावजी ने ही की है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो चोपड़ा है, ये चोपड़ा आपका दिवाली के दिन ही बाहर दर्शनार्थ है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जयपुर, बाड़मेर, अजमेर और कोटा। तो जयपुर जिले की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60% से लगभग ज्यादा है। ठीक है, तो हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया, डिस्कस किया। तो कोटा का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है, उसके बाद में दूसरा नंबर जयपुर का और तीसरा नंबर है वो अजमेर का आता है। नेक्स्ट है जाखम नदी का एक सहायक नदी है। तो जाखम की प्रमुख जो सहायक नदी है बाणगंगा, अनास, सोम और काली सिंध। तो सोम जाखम की प्रमुख सहायक नदी है और सोम, जाखम और माही है ये आपकी बेणेश्वर धाम के नवा टापरा में त्रिवेणी संगम का भी निर्माण करती है। और अगर बात करें अनास, सोम, ठीक है, चाप, हरण, ठीक है, एराव, याजम, ये आपकी किसकी है? ये सारी की सारी माही की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और बाणगंगा ये आपकी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और बनास की सहायक नदी है। और कभी कभी इसको एक जो रुंडित सरिता भी कहते हैं। तो बहुत सी पुस्तकों में आपको मिलेगा कि बाणगंगा नदी है ये आपकी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह वाली भी नदी है। तो बेसिकली अगर मूल रूप से देखा जाए तो वर्तमान में बाणगंगा एक आंतरिक प्रवाह वाली ही नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इनके युद्ध का वर्णन है बिट्टू सुजा के द्वारा लिखित राव जेत सिंह रोछंद में मिलता है। ठीक है, राव जेत सिंह रोछंद, लेखक कौन है? बिट्टू सुजा। इसमें बीकानेर के राव नूणकर्ण, राव बीका और राव जेत सिंह के शासनकाल की है वो जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हाला जालरी कुंडल या ईसरदास बारट के द्वारा लिखा है, हरिरस भी ईसरदास के द्वारा, और एक है देवयानी। देवयान जो ग्रंथ है ये भी आपका ईसरदास के द्वारा लिखा गया है। भक्तमाल की बात करें तो भक्तमाल है ये तुलसीदास पर आधारित है। नाभादास द्वारा, कवि के द्वारा, नाभादास के द्वारा ये जो भक्तमाल है इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? तो मोटा राजा का मतलब है ये शरीर में बहुत ही मोटा था, यानी कि ग्लूटन व्यक्ति था, पेटू व्यक्ति था, और इसी वजह से इसे मोटा राजा के नाम से वो जाना जाता है। इसका मूल नाम क्या था? मोटा राजा, इसका नाम था उदय सिंह। ठीक है, और मारवाड़ की भूला बिसरा नायक महाराणा प्रताप के अग्रगामी जिसे कहते हैं राव चंद्रसेन, और इसी चंद्रसेन का ये भाई था मोटा राजा उदय सिंह। देखिए 1581 से लगा करके 1581 से 1583 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था अकबर ने। और जोधपुर का जो शासन था वो सीधे अकबर के द्वारा संचालित होता था, यानी कि सीधे केंद्र के अधीन था। उसके बाद में 1583 में इस मोटा राजा ने अकबर के साथ में है वो अनुनय विनय किया, और अकबर ने इस मोटा राजा को जोधपुर का क्या कर दिया? प्रशासक है वो शासक नियुक्त कर दिया था। जोधपुर को मोटा राजा को है वो सुपुर्द कर दिया। इसके बाद में मोटा राजा भी काफी प्रसन्न हुआ अकबर से, और अकबर का एक पुत्र था सलीम जिसे जहांगीर भी कहते हैं। इसके साथ में अपनी पुत्री जगत गोसाई इसका है वो विवाह कर दिया। तो कब किया? 1587 में, और किसके साथ में? सलीम या जहांगीर के साथ में। और इसी जगत गोसाई और जो जहांगीर है, सलीम है, इससे जो उत्पन्न हुआ था उसका क्या नाम था? खुर्रम था। तो खुर्रम किसका? इसी जगत गोसाई का बेटा था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल मारवाड़ अगर संबंधों की बात करें तो मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह ही पहला ऐसा शासक था जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और अगर राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान की बात करें, राजपूत शासकों की बात करें, तो आपका आमेर का भारमल ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों के साथ में आपका अधीनता के साथ साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ठीक है,
तो मारवाड़ का पूछा जाए तो आप बताएंगे मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? शांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद में। तो शांगा ने बयाना के युद्ध में जब बाबर को पराजित किया, ठीक है, तो उसके बाद में शांगा के द्वारा जो अपने मेवाड़ के जो सैनिक है उन्होंने अपने यंत्रों में जो वाद्य यंत्र है अरबी ताशा इसे भी शामिल किया था। लेकिन इन्होंने तो अरबी ताशा वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही ऐड किया था, लेकिन बाबर ने फिर आगे वाले युद्ध में क्या कर दिया था कि जो आपके तोप वगैरह है, तुलुगमा युद्ध पद्धति है, तोप वगैरह है, गोले हैं, इनका भी यूज करना है वो शुरू कर दिया था। और इसी वजह से राणा संग्राम सिंह को खानवा के युद्ध में है वो भारी नुकसान है वो झेलना पड़ा था और बाबर है वो खानवा के युद्ध में विजयी हुआ था। ठीक है, तो ये बयाना के युद्ध में अरबी ताशा का यूज किया था जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। तो आपसे आगामी ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मेवाड़ सैनिकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अरबी ताशा क्या था? तो एक वाद्य यंत्र था या हथियार था? तो क्या था? तो आपको ध्यान में रखना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील में से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई हैं? राजसमंद, उदय सागर, जयसमंद और श्रीशैल। तो जयसमंद झील है जो कि आपकी उदयपुर में है और इसी झील से श्यामपुरा और भाट नहरें हैं, ये सिंचाई के उद्देश्य से निकाली गई है। और इन नहरों की जो टोटल लेंथ है, टोटल जो लंबाई है वो 324 किलोमीटर है। अगर जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील को गोमती जो नदी है, इस गोमती नदी के पानी को रोक करके जय सिंह मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने इस जयसमंद झील का निर्माण है वो 1685 से लगा करके 1691 के मध्य है वो करवाया था। ठीक है, और इस झील का एक अन्य नाम है जो बहुत बार पूछा जाता है, इस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें राजसमंद की तो राजसमंद जो झील है ये राजसमंद जिले में स्थित है और इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। अकाल राहत कार्यों के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और इसकी नौचौकी की पाल पर विश्व की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है, 25 शिलाओं काली पत्थरों पर राज प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण है इसी राजसमंद झील पर। नेक्स्ट है हाड़ौती पठार अवस्थित है सिरोही, धौलपुर, कोटा और टोंक। तो कोटा में हाड़ौती का पठार है, कोटा, बूंदी और माला झालावाड़ में। विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि हाड़ौती का पठार है ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है वो नहीं है। ठीक है, तो ये कोटा में स्थित है हाड़ौती का पठार। इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 500 मीटर है। नेक्स्ट है कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो पश्चिमी राजस्थान में सीप है, बरखान है, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक और आपके शब्र काफिज, इस प्रकार के कई बालू का स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। अलग अलग जिस प्रकार से हवाएं चलती रहती हैं, हवाओं की दिशा के अनुरूप जो रेत के टीलों हैं उनमें भी अलग अलग स्थलाकृतियां बनती रहती हैं और इन्हीं स्थलाकृतियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसमें पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें तो सर्वाधिक जो खतरनाक बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप को सर्वाधिक भयंकर बालू का स्तूप है वो माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा बजादा, जो कि बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है। तो बजादा क्या है? तो बजादा एक पहाड़ी स्थलाकृति है और ये एक आपका जलोढ़ पंख माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी पहाड़ी स्थलाकृति नहीं है, पहाड़ी स्थलाकृति है, ना कि मैदान या मरुस्थल से संबंधित है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही युग्म है। तो राजस्थान में मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एरिया है वो है उदयपुर, अलवर और तीसरा नंबर है प्रतापगढ़ का। ये 3 जिले हैं जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र फैला हुआ है। उदयपुर के 2753 वर्ग किलोमीटर पर वन है जो कि सर्वाधिक वनों वाला जिला है उदयपुर। और न्यूनतम जो वन है वो आपके चूरू में है। चूरू जिले के मात्र 78 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर ही वनों का विस्तार है। और 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में टोटल राजस्थान के एरिया का 9.60% भाग पर ही
अभिलेखित वनों का है वो फैलाव है, यानी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल वनों का विस्तार कितना है 9.60%। लेकिन आपकी एक्चुअल अगर बात करें तो वन नीति के अनुसार जो फॉरेस्ट होने चाहिए वो 33% भाग पर है वो वनों का विस्तार है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये अलवर और उदयपुर और अलवर 2 जिले हैं कि सर्वाधिक वनों वाले। तीसरा जिला आपका प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम कब हुआ? तो पिछले सेशन में ही हमने बताया था 1974-75 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम है वो इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां किस प्रकार से वन पाए जाते हैं? तो ये सवाल लगातार आपसे पूछा जा रहा है। माउंट आबू के आसपास में जो वन है उनका नाम है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, सदाहरित वन भी कह सकते हैं। तो सदाहरित उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाहरित वन है, ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट केवल और केवल सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी विशेष तौर पर 150 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू ही है। ठीक है, और सर्वाधिक राजस्थान में वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो वो है आपका झालावाड़ जिला, और औसत वर्षा राजस्थान में लगभग 57-57.5 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट है ये आपका हाड़ौती के पठार में भी मिलता है। इसके अलावा अलवर और आपके धौलपुर, भरतपुर इन जिलों में भी जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट है वो देखने को हमें मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान के कुछ जिले हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, ये आपके विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपकी केर है, बेर है, थोर है, इस प्रकार के वन है, खेजड़ी वगैरह। मिश्रित जो पतझड़ वन है, मिक्स्ड डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अजमेर में, सिरोही में, उदयपुर में और चित्तौड़ में, इन जिलों में मिश्रित पतझड़ वाले वन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? अचलगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़ और तारागढ़। तो जयगढ़ दुर्ग है जयपुर का, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो एक पहियों की गाड़ी है उस पर खड़ी है। ठीक है, और इसका जो लगभग वजन है 50 टन के आसपास में इसका वजन माना जाता है। और इस तोप का निर्माण किसने करवाया ये आपको काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो 1720 में जयसिंह द्वितीय के द्वारा इस तोप का है वो निर्माण करवाया था, और 22 माइल इसकी मारक क्षमता है, यानी कि लगभग 36 किलोमीटर अगर इस तोप को छोड़ा जाता है तो 36 किलोमीटर की दूरी पर ये अपनी मारक क्षमता को प्रदर्शित कर सकती है। ठीक है, तो ये जयगढ़ तोप 1720 में जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयगढ़ यानी कि जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है, बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही नहीं है? छापरवाड़ा झील जयपुर में, ताल छापर झील चूरू में, बालसमंद राजसमंद में। तो बालसमंद है ये राजसमंद में नहीं है, राजसमंद में राजसमंद झील है, जबकि बालसमंद झील आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, कायलाना झील, बालसमंद झील ये आपकी जोधपुर में स्थित झीलें हैं। ठीक है, जयसमंद हमने अभी डिस्कस किया, डेबर झील ये आपकी उदयपुर में है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी जो बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? बहुत ही अलग ही लेवल का प्रश्न है, देख सकते हैं आप 9, 5, 2 और 7। और आरपीएससी का ये ट्रेंड देखा जाता है, चाहे आप पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे 2, 4, 5, 3 इस प्रकार से दे देंगे, 2, 7, 8 इस प्रकार से जो एक डेटा है, फैक्ट्स है, उस प्रकार के सवाल है वो आपसे पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो इन चीजों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़ करके चलेंगे जहां पर भी आपको इस प्रकार के फैक्चुअल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पर भी इसके बारे में आपको लिखा मिलेगा कि 9 गांठों वाली घुघा राखड़ी जो कि किसानों के द्वारा अच्छी फसल की कामना के लिए हाले जो किसान है वो अपने हाथ पर भी बांधता है और अपना हल या जो भी आपका जो कृषि औजार है उस औजार पर भी वो बांधता है। ठीक है, तो हम ये 9 गांठों वाली वो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न है
आरपीएस से विशेष तौर पर यहीं से पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो गांठें होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 9 गांठें होती है, 9 गांठें, ठीक है। 9 गांठों वाली जो गोगा राखड़ी है वो किसानों के द्वारा अपने ही हाथ पर और साथ साथ में हल द्वारा अपने हल पर भी आरंभ करते समय वो बांधी जाती है, और इससे ऐसी कामना करते हैं कि जो हमारी जो फसल वगैरह होगी उसकी उपज पैदावार है वो अच्छी होगी। तो अच्छी फसल की कामना के लिए इस प्रकार की राखड़ी बांधी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहते हैं, रमजोल, रबाब, चंगू और मांदल। तो रबाब, चिकारा, चौतारा, मांदल ये तो आपके वाद्य यंत्र है, ठीक है। और रमझोल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाले घुंघरू की पट्टी है। तो आपसे ये भी कई बार पूछा जाता है कि रमझोल क्या है, तो ये एक प्रकार का हम आभूषण ही इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आभूषण है जो कि पैरों में बांधा जाता है। गैर नृत्य करे या फिर कोई भी अन्य नृत्य करे, उस नृत्य के दौरान विशेष तौर पर महिलाएं अपने पैरों में इस प्रकार की जो रमझोल या घुंघरू बांधते हैं। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की, 2010, 18, 2019 या 20। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो डायरेक्टरेट है ये एस्टैब्लिश हुआ था 2019 में, यानी कि 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 2010 में वन नीति और जल नीति पहली बार है वो लागू की गई थी। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि 1983 को राजस्थान में एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, इसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो विभाग है इसकी स्थापना तो 1983 को हुई थी, लेकिन इसके डायरेक्टरेट निदेशालय की स्थापना 2019 में रिसेंटली की गई है। तो यहाँ राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैंने आपको शुरुआत में ही पूछा था कि 30 सवाल में से आप कितने सवालों का है वो सही से सटीकता के साथ में जवाब दे पाए। अपनी मार्किंग रिव्यू करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा भी आपको ये सेशन कैसा लगा, इस संबंध में भी आप प्रतिक्रिया और अपने सुझाव समय समय पर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप सभी के कमेंट में निश्चित रूप से हमेशा पढ़ता हूं, और जो सवाल जो आपके जो सुझाव है वो रिव्यू के योग्य होता है, जिस पर आपकी प्रतिक्रिया मुझे देने योग्य मुझे लगती है, तो उस पर आपको मैं रिप्लाई भी जरूर देता हूं। तो आप कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों के साथ में भी इसे जरूर भेजें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।